आरक्षण के विरुद्ध। जी हां, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक ऐसा बयान दिया जिससे अब चारों तरफ चर्चा है। आरक्षण पर एक नया युद्ध छिड़ गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक बयान दिया, उसके बाद तूफान खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने SC/ST एक्ट पर कहा कि इसे रद्द कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेदों में अवर्ण या सवर्ण का जिक्र नहीं है। जगत गुरु ने एक बयान तो दिया, इस पर अब सियासी भूचाल आ गया है। किसी ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी शुरू कर दी तो कोई उसे अपने तर्कों से काटने लगा है। किसी ने संविधान का हवाला दिया, क्योंकि संविधान में तो लिखा है भाई आरक्षण होना चाहिए, लेकिन संविधान में संशोधन भी होता है, ये भी एक बड़ी बात है। आपने अभी देखा जो जज, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज थे जो रिटायर हुए, वो भी इशारा कर गए कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य के SC/ST एक्ट को खत्म करने की मांग वाले बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। राम भद्राचार्य ने SC/ST एक्ट को खत्म या फिर संशोधित किए जाने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने दलील दी कि वेदों में किसी जाति की कोई चर्चा नहीं थी। हाँ, निश्चित करना चाहिए, क्योंकि वेद में अब अवर्ण सवर्ण की चर्चा नहीं थी। इन नेताओं ने ही प्रारंभ किया है। और मैं तो यही कहूंगा कि जाति के आधार पर आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, राम भद्राचार्य ने कहा कि जाति आधारित व्यवस्था राजनीतिक नेताओं ने शुरू की है। उन्होंने साफ किया कि जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ राम भद्राचार्य ने ये मांग की है, तो इस पर राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है। कमजोर हैं, उन्हें अगर हम आरक्षण नहीं देंगे, उन्हें अगर हम सुविधाएं नहीं देंगे, तो वो अपनी मुख्य धारा में कैसे शामिल होंगे। उन्हें हमें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको आरक्षण की भी ज़रूरत है और उनको सामाजिक न्याय की। इसलिए तो हम लोग समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय से ही वो जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, वो आगे आएगा। देखिए, हमारा देश जो है हमारे संविधान के अनुसार चलता है। ना ये वेद से चलता है, ना कुरान से चलता है, ना बाइबल से चलता है। ये बात इनको समझना चाहिए। वो माननीय संत हैं, संत की वाणी पर और किसी व्यवस्था पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें विशेष ज्ञान होता है। हम लोग संवैधानिक मर्यादा में काम करते हैं। संविधान बना है, कोई भी सरकार संविधान से इतर काम नहीं कर सकती। संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उनको लागू किया जाए। राम भद्राचार्य के बयान ने आरक्षण को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस मामले में फिलहाल सियासत थमती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे कि क्या अब वक्त आ गया है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जिस तरह से बयान दिया उस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कोई संविधान का हवाला दे रहा, कोई कुछ कह रहा है। तो हमारे साथ ये तमाम मेहमान जुड़ गए। अशोक तिवारी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, रत्नाकर सिंह है प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, अनिल शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए, गंगाराम अंबेडकर है बहुजन चिंतक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा AP सिंह है, वकील है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के, वो भी। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गंगाराम जी आपसे करना चाहूंगा। गंगाराम साहब, क्या वाकई में आरक्षण खत्म होना चाहिए? राम भद्राचार्य जी ने जो कहा कि हाँ, आरक्षण को खत्म करने का वक्त आ गया है, एक पैमाना होना चाहिए, जो गरीब है गरीब को आरक्षण मिले, चाहे वो किसी भी जाति और मजहब का हो। देखिए, जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पे नहीं, जाति शोषण के आधार पर है। तो जाति के आधार पर लोगों की हकदारी, हिस्सेदारी को समाप्त कर दी गई, उनको वंचित रखा गया, पछाड़ा गया, सताया गया। ऐसे में भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन कमजोर वर्गों के लिए, जिनको जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन का इंतजाम किया गया। और रिजर्वेशन केवल इतना नहीं, पूरा पैक्ट से लेकर के और अछूतिस्तान, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था उस समय जो कमजोर वर्ग थे तो वो भी चाहते थे कि हमें शोषण से अलग मुक्त देश चाहिए। लेकिन उस समय क्योंकि एक देश को एक ऐसे समन्वय, एक वातावरण की जरूरत थी, तो उस समय रिजर्वेशन के तहत संविधान के निर्माताओं ने, देश की आजादी के लिए काम करने वाले नेताओं ने मिलकर के आरक्षण का इंतजाम किया कि वो कमजोर वर्ग के लोग जिंदगी की मुख्य धारा में आगे बढ़े और उनको भी जीवन जीने का सलीका मिले। गंगाराम जी, वो ठीक है, आपकी बड़ी बात करता हूं मैं। एक सवाल मेरे मन में है, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ गए फिर उनका क्या? आपको नहीं लगता मुख्य धारा में जुड़ गए
उनको आगे बढ़ने दीजिए, बाकी लोग रह गए उनको आगे आने दीजिए। शोषण जाति के आधार पर है। हाँ। चाहे संपन्न व्यक्ति है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान हरियाणा में अछूत को, अनुसूचित जाति के लोगों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारे महामहिम से ज्यादा तो आर्थिक रूप से कोई संपन्न नहीं हो सकता है। उनको भी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। अभी पिछली साल हमीरपुर की एक राष्ट्रीय एमएलए है श्रीमती मनीषा अनुरागी, एक मंदिर में जाती हैं तो उनको मंदिर को जो है गंगा जल से धुलाया जाता है। तो मनीषा अनुरागी से ज्यादा तो कोई अनुसूचित जाति का उधर उस एरिया में आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं होगा। तो जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद उनके साथ जाति शोषण हो रहा है, तो जाति शोषण को समाप्त करने के लिए रिजर्वेशन है। नहीं, मैं वही तो पूछा गंगाराम जी, कब तक? यही तो मैं जान रहा हूं, उसका रास्ता क्या है? क्योंकि आप तो बहुजन चिंतक है, आप ये बताइए ना। क्योंकि अभी देखिए मैं एपी सिंह साहब से भी जानूंगा इस मसले पर। आपको अभी देखिए, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस रहे गवाई साहब, उन्होंने भी एक जिक्र किया कि क्रीमी लेयर भी आरक्षण का फायदा ले लेता है। आईएएस अफसर है, दलित समाज से आएगा, लेकिन उसका भी बच्चा कहीं ना कहीं फायदा उठा ले जाता है। अब तो इन क्रीमी लेयर को हटके कहीं ना कहीं जो वंचित और शोषित है उनको आगे, उनके लिए रास्ता खोलना चाहिए। जो लोग अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर तलाश रहे हैं, हाँ। वो लोग अपने समाज में भी क्रीमी लेयर उनको तलाशना चाहिए। हम लगातार इस चीज की खोज कर रहे हैं कि मुसलमानों में रिजर्वेशन का विरोध करने वाला कौन सा मौलाना है, या सिखों में कौन सा धर्मगुरु है, या ईसाइयों में कौन है, या पारसियों में कौन है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि हिंदू धर्म में जो समाज सबसे ज्यादा तरक्की कर गया है, जो सरकारी नौकरी चाकरी धन धरती में 70% जिसका कब्जा हो गया है, वही आरक्षण का विरोध क्यों करता है? इसका मतलब दुनिया के तमाम चीजों का पर्दा डालने के लिए उन वर्गों के लोग जो है आरक्षण का विरोध इसलिए करते हैं कि उनके आरक्षण पर कोई प्रहार न कर दे। चलिए, मैं आ रहा हूं लौट के। एपी सिंह वकील है हमारे साथ जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट। सिंह साहब, आप कैसे देखते हैं राम भद्राचार्य के इस बयान को? लॉ क्या कहता है? क्योंकि संविधान में तो देखिए आरक्षण है, और लेकिन क्या कानून, अगर बात आती है संविधान में कोई संशोधन आता है, सरकारें करेंगी, ये होंगी, तो एक चैलेंज है कानून के अंदर, क्या है इसके बारे में जरा बताइए। जी, जनाब ने कहा जी, वो प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो 10 साल के लिए थी। ये भी याद करना होगा हमें कि 10 साल के समय दिया गया था। कोई अगर बीमार है, परेशान है, हमारे परिवार का एक अंग होता है, अगर उसे नारियल पानी भी पिलाना है तो कब तक? जब तक वो मजबूत ना हो जाए, जब तक वो सबके साथ बैठ के बराबरी में ना आ जाए, स्वास्थ्य में आ जाए, हर चीज में आ जाए। तो 10 साल का समय दिया गया। 10 साल के बाद उसे फिर बढ़ाया गया। 10 साल के बाद उसे राजनीतिक कानून से बढ़ाया गया। आर्थिक आधार पे आरक्षण, इस बात का बिल्कुल पैमाना सही है। जो गरीब हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, किसी संप्रदाय का हो, गरीब के लिए वो सब सुविधाएं दीजिए आप, क्योंकि गरीब गरीब होता चला जाए, अमीर अमीर होता चला जाए। इसी बात को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के दूसरे बड़े नागरिक हैं, तो उन्होंने भी इस वक्त क्रीमी लेयर का फायदा ये लेने का जबकि उन्हें जरूरत नहीं है। मैं गर्व करता हूं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी जी ने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कहा था कि हमें शर्म आती है हमें आरक्षण का लाभ लेने के, कहते हुए मेरा बेटा ले, मैं लूं, मेरा नाती ले, मेरा पोता ले, तो किस तरह का ये गरीबों के साथ अन्याय है, या इनजस्टिस है, जिनके लिए हम लोकतंत्र में बात करते हैं और जिनके लिए हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में बात की। उन्होंने 10 साल के लिए कहा, तो 10 साल के बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 78 साल, कहीं पर तो आपको रुकना चाहिए। लेकिन सिंह साहब, आपको लग रहा है कि इतना संभव है आरक्षण को खत्म करना देश के अंदर? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का तो एक बड़ा मुद्दा होता है, और अगर अब ये बात उठने लगी तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका तो वोट बैंक छिटक जाएगा, और ये वोट बैंक है ही, पिछड़े दलित की वोट बैंक की राजनीति होती है इस देश में। नहीं, वोट बैंक से उठकर अगर देश हित, राष्ट्र हित, हमें अपने गरीबों के लिए, जो सच्चे दलित है, जिन्हें जरूरत है, जिन्हें आज नहीं मिल पा रहा, जो आज भी वहां है, जो उनको न शिक्षा के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में, एक क्रीमी लेयर वही लेता जा रहा है, वही उसी के पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का फायदा उठाते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी तो सोचना चाहिए। मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा कि जिनको जरूरत नहीं वो छोड़ दें। लोगों ने खुले दिल से छोड़ा,
ये खुले दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, समहा जंति जनहा असमिन समाजा, जहां जन जन में समता की भावना है वो भी समाज है। बाबू जगजीवन राम जी ने समता की बात की और उस समता के आधार पर अब उस समता आंदोलन की जरूरत पड़ गई है कि समानता कैसे लाई जाए, समता कैसे आए, कैसे हमारे समाज में वो गरीब व्यक्ति आज भी गरीब होता चला जा रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। चलिए सिंह साहब, मैं लौटूंगा। अशोक तिवारी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। तिवारी साहब, क्या चाहते हैं समाजवादी पार्टी, क्या चाहती है, आरक्षण खत्म हो या नहीं? देखिए सर, बिल्कुल आईने की तरह साफ है। संत कहने को जरूर है, आदरणीय राम भद्राचार्य जी कहने को संत है, लेकिन भाजपा का हित उनके लिए पहले है। जिस तरह से वो संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं जैसा लगता है संविधान से ऊपर है। सवाल इस बात का है कि हमारी तो पार्टी का जन्म ही हुआ है सामाजिक न्याय के लिए, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। अभी पिछले चुनाव में 2024 में ये बात आई थी कि अगर हम 400 पार कर लेंगे तो संविधान ही चेंज कर देंगे, आरक्षण खत्म करने की बात थी। इस पर न्यूटन दिया भाजपा ने कि नहीं है, हमने नहीं कहा था, ये कहा वो कहा, जबकि उनके सांसद ने कहा था, लल्लू सिंह ने कहा था। उस पर उनको जनता ने उनको हैसियत दिखाई। 24 में उनकी क्या हैसियत हुई उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं। सच्चाई ये है कि ये हिडन एजेंडा है भाजपा का। ये जो संत नहीं बोल रहे हैं, संत के रूप में भाजपा बोल रही है, क्योंकि ये वो करवाना चाहती है, वो बातें आगे बढ़ाना चाहती है। आरएसएस ने एक बार कहा था, आरएसएस ने भी कुछ साल पहले ये बात चलाई थी कि अब इस पर जो है पुनर्विचार होना चाहिए। सवाल इस बात का ये लोग तो सपना रहे हैं आंखें खाने के लिए। आज अशोक तिवारी जी, मैं एक बात, क्या सभी तिवारी संपन्न है? क्या तिवारी गरीब नहीं है? क्या सभी ब्राह्मण संपन्न है? देखिए सर, मैं सिर्फ आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है, पार्टी से आप इतर, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। अरे सुनिए सर, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण हुआ है 10% विकसित को, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, सब में अच्छी बात है, हुआ है। लेकिन कहने का अर्थ है कि जातीय व्यवस्था जो है, जिस तरह से सालों साल से उनको कुचला गया, दबाया गया है, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनका अधिकार आप छीन लोगे, उनको आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दोगे आप। आपको इतना चलिए, रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी में, अशोक जी इन पर रिएक्शन लेता हूं। बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि बीजेपी तो पहले ही चोट खा चुकी है और यूपी एक बड़ा उदाहरण रहा, क्योंकि यहां इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तिवारी जी की पार्टी ने ऐसा बुनाया तो आपको तो गहरी चोट लगे है। तो रत्नाकर सिंह साहब, क्या स्टैंड रहेगा इस पर, आरक्षण पर? रुकिए तिवारी जी, मैं आ रहा हूं लौट के। रत्नाकर सिंह, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, तिवारी जी रुकिए, मैं आ रहा हूं ना जी, ठीक है रत्नाकर जी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आरक्षण लाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज के जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम जो है आरक्षण के माध्यम से किया जाएगा और एक सामाजिक न्याय जो है उनको दिया जाए। आरक्षण लाने का मुख्य उद्देश्य यही है और इसकी जो है हम सपोर्ट करते हैं और हम ये कहेंगे कि आरक्षण जो है निश्चित रूप से इस देश में खत्म नहीं होगा जब तक कि गरीब, पिछड़ा और जो अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति जो है मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाएगा, तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होने वाला है। मोदी जी ने भी अपने कई सभाओं में कहा है कि यह मोदी जी की गारंटी है, गारंटी है कि हम आरक्षण खत्म नहीं करें। तो रत्नाकर जी, राम भद्राचार्य गलत बोल रहे थे जी? आवाज नहीं मिल रही आपकी। नहीं, रत्नाकर सिंह साहब, मेरा सवाल है कि राम भद्राचार्य ने जो बयान दिया ये गलत बयानबाजी है फिर? देखिए, उन्होंने दो चीज कहा है। एक तो कहा उन्होंने कि जाति के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब मैं उस पे आना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आरक्षण को सबको देने का काम किया है, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में ईडब्ल्यूएस स्कीम के माध्यम से गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि पिछड़ों और अति पिछड़े वर्ग में तो गरीब और पिछड़े हैं ही, सवर्णों में भी गरीब और पिछड़े हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने यह किया। दूसरी बात,
जाति के आधार पे भारतीय जनता पार्टी सबको आरक्षण का फायदा देने का काम करती है, वहीं पे धर्म के आधार पे जो लोग ये कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने का काम की थी, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए जाति के आधार पे, और वो भी उसको जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो वंचित है, जो शोषित है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और देखिए, और अभी रही बात जहां तक कि सब्सिडी छोड़ने की बात अभी एपी सिंह जी भी कह रहे थे, निश्चित रूप से समाज में अब इतनी जागरूकता आ रही है, और जो लोग इतने सालों से आरक्षण का फायदा हासिल करके और मुख्य धारा में आ चुके हैं, निश्चित रूप से उनको अपने ही समाज के लिए, अपने ही समाज के लिए छोड़ना चाहिए। इस पर मैं एक रिएक्शन सुना देता हूं रत्नाकर साहब, मैं एक रिएक्शन सुना देता हूं, फिर मैं अनिल शर्मा जी का रुख करूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। दरअसल एमपी के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने आरक्षण को जारी रखने को लेकर क्या बयान दिया है, जरा वो सुन लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। चलिए अनिल शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? बात है, बड़ा ही हास्यास्पद मामला है। एक तरफ जगत गुरु कहे जाते हैं राम भद्राचार्य जी, संत पुरुष है, दूसरी तरफ संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की हिमायती बनती है और दूसरी तरफ आरक्षण का विरोध करती है। यह बड़ा ही दोहरा स्वरूप भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदों का है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग आम जो जन समस्या है उन पर सवाल खड़ा ना करें, रोजगार पर बात ना करें, शिक्षा पर बात ना करें, स्वास्थ्य पर बात ना करें, किसान पर बात ना करें, इस प्रकार की अगर विकास की बात ना करें, नौकरी की बात ना करें, इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए ये अपने नुमाइंदों के द्वारा कोई ना कोई इस प्रकार का छोड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मुस्लिमों के आरक्षण का विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, अगर मुस्लिमों के इतने बड़े विरोधी है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में अगर आप मुस्लिम विरोधी हैं तो मुसलमान आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? राम भद्राचार्य जी संत पुरुष हैं। बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी संविधान से नहीं चलेगा। संविधान की व्यवस्था के अनुरूप रत्नाकर सिंह ने एक उदाहरण दिया ना कर्नाटक का, आप तो बताइए, आप तो ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को दे रहे थे। सुना कर्नाटक का उदाहरण उनका सुना, हाँ, दे रहे थे नहीं दे रहे थे जिस पर विवाद हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये विवाद करने का काम तो इनका रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए 2017 में इन्होंने खुलकर उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमानों को हमने टिकट नहीं दिया और मिनिस्टर भी मुसलमान को बनाया। ये तो धोखेबाज पार्टी है साहब। इनका तो चाल चरित्र है इतना वैसा है कि क्या कहें इनके बारे में। ये कभी कुछ कहेंगे और अपनी रास्ते मुकर जाएंगे। ये जनता से वायदे झूठे करते हैं और विवादास्पद मामला पैदा करने की इनकी पुरानी आदत है। आरक्षण के मामले पर ये आरक्षण के समर्थक भी है, हिमायती भी और विरोधी भी है। राम भद्राचार्य जी जो कहना चाहते हैं, मैं तो राम भद्राचार्य जी से एक बात कह दूं, आप संत पुरुष हैं, आप संत पुरुष बने रहिए, प्रवचन दीजिए, लेकिन संविधान से छेड़छाड़ की बातें ना। चलिए संविधान, गंगाराम साहब मैं एक मेरा सवाल, क्योंकि देखिए एपी सिंह साहब ने भी कहा, मेरे सवाल ये है कि अब ठीक है पिछड़ी दलित, देखिए ठीक है आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर दलित समाज में कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, वो अब तरक्की, और अब वो तो आप ही जानते हैं कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि जो गरीब जो दलित है, ओबीसी है, क्या वो बड़ी पोस्टों पर नहीं है। अगर वो संपन्न हो गया है और एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि देखिए अपनी स्वेच्छा से उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, तो बाकी और वंचितों का भी तो रास्ता खुल जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है सर? देखिए ऐसा है कि देश की आजादी के बाद अब तक आरक्षण का कोटा कितने परसेंट देश में खाली पड़ा है। सरकारी नौकरी चाकरी में अभी 70% से ज्यादा बैकलॉग कोटा खाली पड़ा है। दूसरा, एक सरकारी नौकरी पा जाने से आर्थिक संपन्नता नहीं आ जाती है।
आज शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास कितने बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां हैं, कितने बड़े लैंडलॉर्ड हैं, कितने डिग्री कॉलेज है, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका भी सर्वे होना चाहिए। केवल एक आईएएस की नौकरी पाकर गोमती नगर में या कानपुर में 2000 स्क्वायर फीट का मकान बना लेने से कोई संपन्न नहीं हो जाता है। और वहीं पर वही आईएएस और आईपीएस एडीएम उसको जाति के आधार पर इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आत्महत्या कर लेता है। हरियाणा में डीआईजी रैंक का अफसर जो है जाति उत्पीड़न के नाम पर वो आत्महत्या कर लेता है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह लोगों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है। तो ये जो जाति शोषण है, जाति शोषण पे बहस होना चाहिए। हाँ, तो गंगाराम जी यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये तो छुआछात का मामला हुआ ना, कि ये तो जाति शोषण का मामला हुआ। आर्थिक आरक्षण की बात कहाँ आ गई? मैं तो आर्थिक आरक्षण पर बात करें तो आपको लग रहा है कि हर गरीब को मिले, चाहे वो ब्राह्मण में है, चाहे वो दलित में है, सब गरीबों को मौका मिले। लोग गरीब अपर कास्ट में भी, ठाकुर ब्राह्मण बनिया में भी गरीब लोग हैं। हाँ, लेकिन वो लोग आरक्षण पर जो दलितों की संपन्नता पर इतना नजर डाले हैं, तो कम से कम अपने समाज की विपन्नता पर भी नजर डालनी चाहिए कि उनको कैसे आर्थिक रूप से सुधारा जाए। आज मैं देख रहा हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, उसमें ट्रैक्टर वाले, खेती वाले और संपन्न लोग आरक्षण लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो लोग अपने आरक्षण पर उन पर नजर नहीं जा रही। ये एपी सिंह साहब, अब जैसे ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण तो है, ठीक है भाई। अगर सवर्णों में अगर बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो 10% फायदा ले तो रहे ईडब्ल्यूएस के जरिए। ईडब्ल्यूएस आर्थिक विपन्नता के आधार पर अपर कास्ट को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि ठीक है गंगाराम जी, मैं एपी सिंह का रिएक्शन, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आरक्षण जो इकोनॉमिक सेक्शन को दिया गया है वो आपको 10% से बढ़ाया जाए, बड़ी साफ सी बात है। 10% से बढ़ाया जाए, उसमें इतने कॉन्ट्राडिक्शंस दिए गए हैं कि वो जो व्यक्ति सवर्ण में का है, गरीब है, वो उसका लाभ ले सके। बात है हमें अपने समाज के हर व्यक्ति को, देखिए जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, हमें आजाद हुए इतने साल हो गए, हम दुनिया के विश्व गुरु, जगत गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें अपने परिवार में जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे कोई व्यक्ति कमजोर है, जैसे उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, एक्स्ट्रा पावर देते हैं, एक्स्ट्रा चेयर देते हैं, एक्स्ट्रा बराबर का कर देते हैं, उसको कहने इसके लिए एक्स्ट्रा दे दो, ये व्यक्ति तो नौकरी कर रहा है, उससे उसे बचा दो। तो इसलिए इस तरह की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात जैसी सरकार ने देखिए, ठीक है, आप जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान को सही मान रहे, लेकिन सिंह साहब, गंगाराम साहब का भी एक, अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अब मान लीजिए कोई हरिजन बस्ती है, कोई दलित बस्ती है, जो भी है, चाहे वाल्मीकि बस्ती है, उसमें से आप देखेंगे 2 परिवार या 3 परिवार संपन्न होंगे जिसमें से सरकारी जॉब होगी, बाकी लोग ऐसे बेचारे रोजमर्रा की मजदूरी करते हैं। अगर फिर वो आरक्षण खत्म होगा और फिर तो दिक्कत तो होगी ना फिर इस समाज के लिए। दरअसल ऐसा है कि कुछ लोगों के, गंगाराम जी मैं आ रहा हूं, एक सिंह साहब का रिएक्शन हो जाए फिर आपसे ही पूछूंगा मैं। देखिए, ये हमारी सामाजिक संरचना बहुत अच्छी थी। आप याद कीजिए उस ग्रामीण संरचना का, जहां किसी भी परिवार का, बात जाति की नहीं, समाज में शादी होती थी तो सबसे पहले हमारे उस वर्ग के, जिसे आज दलित, वंचित, शोषित कहा जाता था, उसको सबसे पहले सम्मान दिया जाता था, सबसे पहले उसे तोहफे दिए जाते थे, सबसे पहले आदर दिया जाता था, सबसे पहले उसकी चीजों को, उसके यहाँ अन्न भरा जाता था, क्या गेहूं धान भरा जाता था, सबसे पहले उसकी व्यवस्था की जाती थी, उसके सब लोग मिलके करते थे, पूरा गांव मिलके करता था। वो हमारी सामाजिक संरचना थी, उसे जातिगत रूप तक नहीं बता हुआ था, चाहे हमारे धानुक वर्ग हो, चाहे हमारा वाल्मीकि वर्ग हो, चाहे हमारा नाई वर्ग हो, चाहे कहार वर्ग हो, चाहे तेली वर्ग हो, कोई भी समाज का व्यक्ति था, उसके सर्वांगीण विकास की हमारी संरचना हमारे परिवारों में थी। और जब विवाह के संस्कार होते थे तो सबसे पहले उनके लिए तोहफे दिए जाते थे, अपने दामाद, अपनी बेटी, अपने बहनों। ठीक है सिंह साहब, मैं लौट रहा हूं। गंगाराम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? ठीक है सिंह साहब रुकिएगा, अभी गंगाराम जी से रिएक्शन के बारे में बहुत विस्तृत व्याख्यान कर रहे हैं। हम लोगों का बचपन ग्रामीण जीवन से गुजरा है। हम लोग देखते थे बचपन में, जब छोटे थे तो किसी अपर कास्ट के यहाँ से बहन बेटी की शादी में जब दावत आता था तो पिताजी कहते तुम चले जाओ, क्योंकि हमारे पिताजी कंठीधारी थे तो वो जाते नहीं थे जल्दी। हम लोग जाते थे अपना कटोरा और वो लेकर के, तो सबसे पहले अपर कास्ट के लोग ऊंचे चबूतरे में खाना खिलाया जाता था, चरपैया में बैठा के,
फिर नीचे बैकवर्ड क्लास के लोग बैठते थे, फिर लास्ट में नंबर हम लोगों का आता था जहां जानवर लोग बांधे जाते थे, पेशाब करते थे, वहां बैठ के बड़े सम्मान के साथ। अब क्योंकि स्वाभिमान लोगों के अंदर जग गया है। हाँ, तो लेकिन बदलाव हुआ ना। देखिए, अब तो आप खुद ही कह रहे हैं ना गंगाराम जी, अब वो पहला दौर कहाँ रहा है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त कम था, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा था। हम चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। जगत गुरु का युद्ध और बात हो रही थी आरक्षण के विरुद्ध। नमस्ते।